हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसा कि चैप्टर 1 हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो यहाँ पर पूरा चैप्टर आप लोगों ने पढ़ लिया था। चैप्टर में आपने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े थे। आज के सेशन में हम उस पूरे चैप्टर के टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं एग्जाम में, उनकी बात करेंगे और उन प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। चैप्टर में हमने आपने सारा पढ़ लिया था, पूरा चैप्टर की क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले बात करी थी रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, आपका चैप्टर है, तो उसमें सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, जहां पर आपने बोला अभिक्रिया क्या है, जो भी परिवर्तन हो रहा है वो किसी अभिक्रिया के बारे में बताता है। यानी परिवर्तन है तो कोई ना कोई अभिक्रिया हो रही है। फिर आपने कहा कि मैम परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। अगर पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन लाया जा रहा है तो वो भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक गुणों में परिवर्तन किया जाएगा तो वो रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन हमेशा नए पदार्थ के बनने की बात करता है और इरिवर्सिबल होता है, यानी कि अनुत्क्रमणीय प्रकार का होता है। ठीक है, इसके बाद रासायनिक अभिक्रिया को बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद रासायनिक समीकरण पर हम लोगों ने बात की थी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप जो होगा उसको समीकरण कहा जाएगा। ठीक है, शब्द समीकरण आपने देखे, साथ ही केमिकल सिंबल के माध्यम से जब आपने रिप्रेजेंटेशन किया अपनी केमिकल इक्वेशन का, तो वो उसका और संक्षिप्त रूप आ गया था। ठीक है, फिर द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार आपने बोला कि अभी ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित नहीं है तो इसको संतुलित करने की आवश्यकता है। फिर हमने अभिक्रियाओं को संतुलित करना सीखा। ठीक है, आगे हमने सेशन में रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों की बात की, जिसमें आपने 11 प्रकारों को बहुत अच्छे से समझा, जिनमें से कुछ आपके इम्पॉर्टेंट हैं जो आपकी बुक में भी हैं। कॉम्बिनेशन हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, इसके अलावा आपने डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, और साथ ही साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात की। तो इतनी सारी रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ने के बाद हमने दो मुख्य ऑक्सीकरण के या उपचयन के जो आपके उदाहरण थे वो देखे, जिसमें कि संक्षारण की बात की, यानी कोरोजन जो होता है, और दूसरा आपका विकृत गंधिता यानी रेंसिडिटी जिसे कहा जाता है। ठीक है, इनसे हमें रेंसिडिटी होने से या किसी भी चीज को कोरोड होने से बचाने के लिए कुछ उपाय भी हमने यहाँ पर देखे थे। ठीक है, चलिए, तो आज पूरा चैप्टर मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या पढ़ा हमने, आपने रिवाइज किया होगा घर में जाके चैप्टर। आज के सेशन में बात करेंगे एक्सरसाइज की। सबसे पहले एमसीक्यूज की बात करते हैं, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा आपको, उसके लिए आपको 4 विकल्प मिलेंगे। 4 विकल्पों में से आपका कोई एक विकल्प सही होगा, जो विकल्प सही है वो आपको बताना है। ठीक है, प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। ठीक है, जो आपको ये 4 ऑप्शन मिले हैं, इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं होगा? ए है आपका जल वाष्प देने के लिए पानी का उबाल, यानी कि पानी जब उबलेगा तो उसका जल वाष्प बनेगा, क्या ये फिजिकल चेंज नहीं है? बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर। बी है आपका बर्फ के पिघलने से पानी बनता है, मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर। सी है नमक का पानी में घुलना, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। डी है आपका तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, या जिसको आप द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस कहते हैं, उसका दहन होना, यानी कि कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो इन चारों में से आप बताएंगे कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा। आपको बताना है कि चारों में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। यानी कि इस क्वेश्चन को दूसरी तरीके से कैसे बोला जा सकता है कि निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन होगा। जो भौतिक परिवर्तन नहीं होगा वो क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। भौतिक परिवर्तन बात करता है कि उसके आकार में परिवर्तन लाया जाएगा, आकृति में परिवर्तन आ जाएगा, रंग में परिवर्तन आ जाएगा, अवस्था में उसकी परिवर्तन आ जाएगा। तो ये सब भौतिक गुणों में परिवर्तन है, तो ये भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन है जब भी कोई नया पदार्थ बन रहा होगा, उसको आपका रासायनिक परिवर्तन कहा जाएगा। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन इनमें से किसमें हो रहा है ये आपको बताना है। ओके,
चलिए बताइए, चलिए कौन आंसर करेगा? साबरी सैन, क्या नाम है बच्चे आपका? अंशिका। अंशिका, अंशिका बताइए निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? आंसर सी। आंसर सी, नमक का पानी में घुलना। ठीक है, वेरी गुड अंशिका। और कोई आंसर करेगा? यस, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? यस, सागर। सी, नमक का पानी में घुलना। सी के अतिरिक्त किसी और का कुछ आंसर है? कौन आंसर कर रहा है? सागर, पहले आपने सी बोला, अभी आप डी बोल रहे, दोनों में से कौन सा करेक्ट? डी है। चलिए एक्सप्लेन करेंगे डी कैसे है। चलिए, वेरी गुड सागर, सिट डाउन बच्चे, माइक ऑफ कर लीजिए। अंशिका ने हमें बताया कि सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोनों को देख लेते हैं, दोनों में क्या हो रहा है। जब आप अंशिका के आंसर की बात कर रहे हैं तो अंशिका ने क्या कहा कि सी करेक्ट है, यानी कि आपका नमक जो है वो पानी में घुल रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, आपने लिया बीकर, इसमें लिया आपने पानी, इसमें डाल दिया आपने नमक। ठीक है, ये आपका पानी था, इसमें आपने नमक डाल दी। क्लियर? कुछ समय बाद आप क्या देखेंगे, जो नमक है वो पानी में पूर्ण रूप से घुल जाएगी। ठीक है, इसके पश्चात अगर आप इसको हीट करने लगे, ऊष्मा देने लगे, यानी आपने उस बर्तन को जो है वो कहाँ रख दिया, गैस पे रख दिया सपोज, ठीक है, या फिर चूल्हे पे रख दिया, धीरे धीरे आपका पानी गर्म होगा। गर्म होने के पश्चात 9th में क्या पढ़ा था, अवस्था में परिवर्तन आता है। अवस्था में परिवर्तन किसके आएगा, पानी के आएगा। तो पानी आपका धीरे धीरे भाप बन के उड़ने लगेगा, और जो नमक आपने यहाँ डाली थी ना बच्चे, वो नमक यहीं रह जाएगी। तो आपको तो फिर से पानी और नमक अलग अलग दिख रहा है, समझ रहे हैं? जबकि आपने बोला था चूंकि ये भौतिक परिवर्तन नहीं है, इस पर ध्यान देना है। ठीक है, यानी कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। तो जब भी आपको दोनों नमक और पानी अलग अलग मिल गए हैं, तो यानी ये तो कौन सा परिवर्तन हो गया आपका, भौतिक परिवर्तन। तो यानी ऑप्शन सी आपका नहीं होगा। ठीक है, अंशिका ने हमें आंसर दिया, वेरी कॉन्फिडेंटली आंसर दिया, लेकिन उनका आंसर क्या है, उनका गलत है। ठीक है, वेरी गुड अंशिका, आपको ऐसे ही कॉन्फिडेंटली आंसर करना है, सही गलत आपको बाद में एक्सप्लेन कर दिया जाता है। अभी हमें सागर ने बताया कि डी जो तरलीकृत पेट्रोलियम गैस है, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस आपका क्या है, एलपीजी, जो हमारे घरों में किचन सिलेंडर्स में होता है। ठीक है, उस गैस का क्या हो रहा है, दहन हो रहा है, यानी कंबशन। और कंबशन क्या है बच्चे, दहन, जलना। आप किसी भी चीज के 8th में कंबशन को बहुत अच्छे से हमने स्टडी किया था, जहां पे हमने बोला था किसी भी चीज को जब जलाया जाता है ना, तो वो एक रासायनिक परिवर्तन है। हमने लकड़ी को जलाया, लकड़ी को जलाने के बाद आपको क्या मिलता है, कोयला मिलता है, राख मिलता है, अन्य अन्य प्रकार की गैसेस निकलती हैं। तो आप कहो मैम मैंने कोयला, राख और गैसों को सबको मिक्स कर दिया, तो क्या मुझे पुनः वही लकड़ी मिल जाएगी? तो नहीं मिलेगी आपको वो लकड़ी। तो कैसा अनुत्क्रमणीय प्रकार का परिवर्तन है। जब भी अनुत्क्रमणीय प्रकार का परिवर्तन होगा तो कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक है, तो इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो आपका सागर का आंसर करेक्ट है कि तरलीकृत पेट्रोलियम गैस जो है उसका दहन आपका भौतिक परिवर्तन नहीं होगा। बाकी दो और देख लीजिए, जल वाष्प देने के लिए पानी का उबाल, या पानी को जब उबाला जाता है तो वो भाप में परिवर्तित हो जाती है। अब उस भाप के ऊपर आप ढक्कन रख दीजिए, यानी कि आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं, वहां पर दाब बढ़ा रहे हैं, और दाब बढ़ाने से क्या होता है, ढक्कन की नीचे वाली सतह पर जिस पर भाप टकरा रही है, वहां पर क्या हो रहा है, पानी की बूंदें आपको ढक्कन पर दिखती है। तो वो क्या है, वही भाप है, वो दोबारा प्रेशर अप्लाई करने से आपका पानी में परिवर्तित हो गई है। तो ये भी आपका भौतिक परिवर्तन है। बर्फ के पिघलने से पानी का बनना, अब बर्फ को आपने रेफ्रिजरेटर से, फ्रीजर से बाहर निकाल दिया है सपोज, तो वो धीरे धीरे पिघलने लगेगी। बाहर का तापमान सपोज ज्यादा है तो वो पिघलने लगेगी, पिघलने के बाद वो पानी बन गई है पूरी।
उस पानी को दोबारा रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर में डाल दीजिए, वो फिर से जम जाएगी, फिर से बर्फ बन जाएगी। तो ये कैसा हो गया, ये आपका उत्क्रमणीय प्रकार का परिवर्तन हो गया, यानी कि पहले जो बर्फ थी आपके पास उससे पानी बना, पानी से पुनः आपने बर्फ बना ली, ठीक है। या फिर आप क्या कहते हैं, नया पदार्थ कुछ नहीं बना है। क्लियर। तो इस प्रकार से आपके तीनों जो ए बी सी हैं वो भौतिक परिवर्तन है, और डी जो आपका है वो भौतिक परिवर्तन नहीं है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन है। जब भी प्रश्न आते हैं पहले प्रश्नों को अच्छे से रीड करना है 2-3 बार, ठीक है, कि पूछा गया है निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो नहीं को हम हर बार स्किप कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी का दहन। ठीक है, नोट करेंगे जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट leads to the formation of a brown solid and two gases. This reaction can be categorized as, क्या कहा जा रहा है, फेरस सल्फेट को अधिक गर्म करने पर एक भूरे रंग का ठोस तथा दो गैसों का निर्माण होता है। इस प्रतिक्रिया या अभिक्रिया को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप फेरस सल्फेट को हीट दे रहे हो, ठीक है, ऊष्मा दे रहे हैं आप, और ऊष्मा देने के बाद क्या हो रहा है, वो भूरे रंग का एक ठोस दे रहा है, यानी कि कोई पदार्थ बन रहा होगा जिसका कलर ब्राउन है और अवस्था कैसी है, ठोस अवस्था है, और उसके साथ साथ दो गैसों का भी निर्माण हो रहा है। तो फेरस सल्फेट आपके पास क्या था, एक रिएक्टेंट था, एक अभिकारक, 1R लिख देती हूं मैं, एक अभिकारक था आपके पास, जिससे आपके पास कितने, 1 और 2, दो गैसेस बन रही है, एक सॉलिड, टोटल 3 प्रोडक्ट आपके पास आ रहे हैं। आपने पढ़ा था कि जब भी अपघटन अभिक्रिया होती है तो अपघटन की अभिक्रिया या वियोजन जिसे आप कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वहां पर एक अभिकारक आपका एक से अधिक उत्पाद में टूटता है। ठीक है, और फेरस सल्फेट को अधिक गर्म करने पर आप ऊष्मा दे रहे हैं। ठीक है, मुझे ये बताइए कि ऊष्मा कौन सी अभिक्रिया में एब्जॉर्ब होती है, यानी किस प्रकार की अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। हमने सारी अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़े थे। ठीक है, किस प्रकार की अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, ये मेरा प्रश्न है। मैंने आपको 11 टाइप की रिएक्शंस बताई थी, 11 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं समझाई थी। ठीक है, जबकि आपकी बुक में 4 से 5 प्रकार की हैं सिर्फ। इनमें से किस अभिक्रिया के अंतर्गत ये अभिक्रिया का उदाहरण आएगा, यानी कि फेरस सल्फेट था आपके पास, वो टूट करके आपका एक भूरे रंग का ठोस दे रहा है और दो गैसेस भी दे रहा है। इसके अतिरिक्त वहां पर आपने कहा क्या हो रहा है, उसको गर्म कर रहे हैं। जब गर्म करने की बात आती है तो ऊष्मा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी कौन से प्रकार की रिएक्शन हो जाएगी बच्चे, डिकम्पोजिशन एंड रिडॉक्स रिएक्शन की बात आप करते हैं, यानी कि अपघटन और रिडॉक्स अभिक्रिया। ओके, चलिए मेरा प्रश्न था कि कौन से प्रकार की अभिक्रिया में ऊष्मा जो है आपकी वो अवशोषित होती है। तो आपको पता है अवशोषित जहां पर हो रही है वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी। ठीक है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में अभिकारक को ऊष्मा दी जाती है, और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया जब भी होगी उसमें आपका जितनी भी हीट होगी वो क्या होती है, रिलीज होती है आपके प्रोडक्ट के साथ। ओके, चलिए नोट करिए। और केमिकल रिएक्शन भी यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, फेरस सल्फेट है आपके पास, फेरस सल्फेट क्या होता है, FeSO4 होता है। FeSO4 था आपके पास। ठीक है, कैसा था, ठोस अवस्था में था। पूरी रिएक्शन को जब आप सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, केमिकल इक्वेशन आपको लिखनी आनी चाहिए अच्छे से, जो हमने सीखा था पहले चैप्टर में। क्या बन रहा है, एक भूरे रंग का ठोस बन रहा है, जो कि क्या होता है आपका, ठीक है, और साथ में आपकी दो गैसेस भी बन रही हैं। ये आपका वो सॉलिड है ब्राउन रंग का Fe2O3, यानी कि फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, साथ में क्या बन रहा है, सल्फर का डाइऑक्साइड, डाई आता है दो के लिए, दो ऑक्सीजन है तो सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर ट्राइऑक्साइड में
कितने, 3 आपके ऑक्सीजन आ जाएंगे, तो SO3, और इनको आप रिप्रेजेंट कर देंगे सिंबल G से, यानी कि दोनों ही क्या हैं, गैसेस। क्लियर। तो इस प्रकार की ये रिएक्शन होगी आपकी, जहां पे क्या हो रहा है, फेरस सल्फेट बैलेंस कर लेंगे अपनी रिएक्शन को। तो इस प्रकार से FeSO4 जो कि एक सॉलिड है, वो उसको क्या किया जा रहा है, गर्म करने पर वो फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में टूट रहा है। ओके, यहाँ पर आयन आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। रेडॉक्स रिएक्शन क्या कहती है बताओ। अपघटन तो आपको समझ में आ गया, वियोजन भी इसको कहा जाता है अपघटन के अलावा। रेडॉक्स रिएक्शन क्या कहती है, रेडॉक्स रिएक्शन कहती है कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ चल रहा होगा, यानी उपचयन और अपचयन एक साथ हो रहा होगा। ओके, तो यहाँ पर आयन आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है, जबकि सल्फर जो होती है वो क्या होती है, रिड्यूस हो रही होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इनमें से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए बताइए, कौन आंसर करेगा, जल्दी से हाथ खड़ा करें। साबिर से, सागर माइक ले लो जल्दी से। सागर बताओ, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। मैम भी दूसरा, मैम दो समीकरण जब आपस में मिलते हैं, चलिए, आपने कहा आयनों का आपस में क्या होगा, आदान प्रदान होगा, यही बोला आपने। जी, ओके, वेरी गुड, सिट डाउन सागर। किसी और को माइक दे लो, आपके जो आगे बैठे हैं रेड और पिंक कलर का बैग जिन्होंने लगाया उनको माइक दे दो। गुड मॉर्निंग। नितिन, सागर ने हमें बताया कि आयनों का वहां पर द्विविस्थापन अभिक्रिया। आप बताइए इनमें से कहाँ पर आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। आपके पास 4 ऑप्शन है, फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट में आपका है Cl2 gives CbCl2 plus Cu। सेकेंड आपको दिख रहा है थर्ड है आपका C plus O2 gives CO2, और फोर्थ है आपका CH4 plus 2O2 gives CO2 plus 2H2O। और आंसर आपको किस में से बताना है, A, B, C, D में से बताना है। A है आपका फर्स्ट, और जो फोर्थ है वो दोनों ही द्विविस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण है। B है आपका ओनली सेकंड, केवल जो दूसरा वाला है यानी Na2 सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की जो अभिक्रिया हो रही है, सिर्फ वही आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। सी है आपका पहला और दूसरा दोनों ही इस अभिक्रिया के उदाहरण हैं, और डी है आपका थर्ड और फोर्थ। ठीक है, चलिए कौन सा आप ऑप्शन करेक्ट है, A, B, C, D, वेरी गुड। सिट डाउन बच्चे, माइक ऑफ कर लीजिए। चलिए, हमें नितिन ने बताया ओनली सेकंड, यानी कि जो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की आपस में अभिक्रिया हो रही है और उसके बाद बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन रहा है, ये हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण होगा। ठीक है, इससे पहले हमें सागर ने बताया था कि डबल डिस्प्लेसमेंट है क्या। उन्होंने पहले बोला कि दो समीकरणों को मिला दिया जाएगा, समीकरणों को नहीं मिलाएंगे, दो यौगिक होंगे आपके पास। ठीक है, तभी नोट करेंगे, पहले आप समझ लीजिए। दो अभिकारक होंगे। अभिकारक क्या होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में बाईं ओर लिखे जाते हैं, यानी अभिक्रिया से पहले आपके पास जो होते हैं। सपोज आपके पास एक AB है और एक XY है। ठीक है, इन दोनों को आपने मिला लिया आपस में। ठीक है, इनमें इसका जब आप क्या कहोगे, ये जब टूटेगा अपने आयनों में, तो सपोज ये A पॉजिटिव, मैं अभी पूछूंगी आपसे दोबारा, मैं कह रही हूं अभी समझ लो। A प्लस और B, A पॉजिटिव आयन और B निगेटिव आयन में टूट रहा है AB। इसी प्रकार XY आपका टूट रहा है X पॉजिटिव और Y निगेटिव आयन में। ठीक है, सागर ने कहा आयनों का आदान प्रदान होगा। आदान प्रदान से क्या समझ रहे हैं, यानी कि आपको पता है कि पॉजिटिव पार्ट से हमेशा निगेटिव पार्ट जुटने जाएगा। ओके, तो ये इसके पास इसका ऑलरेडी अपना निगेटिव था, लेकिन इसने अपना जो निगेटिव है वो दूसरे को देना है। तो X का जो पॉजिटिव है वो B निगेटिव से जुड़ेगा और A पॉजिटिव किससे जुड़ेगा, Y निगेटिव। तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, AY
प्लस एक्स बी, ये बन जाएगा। तो इस प्रकार आयनों के आदान प्रदान से आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि विस्थापन देखने को मिल रहा है। क्योंकि 2 बार विस्थापन आपको देखने को मिल रहा है, एक बार आपका ए बी से बी विस्थापित हो रहा है और एक बार एक्स वाई से वाई विस्थापित हो रहा है। तो ये 2 बार विस्थापन के कारण द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्वि मीन्स 2, ठीक है। यहां पर हमें ने बताया कि मैम जो ये सेकंड वाली रिएक्शन है, जहां पर सोडियम सल्फेट आपका बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया कर रहा है, वो हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो उसमें एक्चुअली हो क्या रहा है, उसमें आपका Na पॉजिटिव और SO4 2 निगेटिव में टूटता है, दूसरा आपका Ba भी पॉजिटिव में टूटता है और Cl निगेटिव में। फिर क्या हो जाएगा, जो आपका Ba पॉजिटिव है, ये जो आपका Na पॉजिटिव है वो Cl निगेटिव से जुड़ेगा, तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा। वहीं SO4 2 निगेटिव Ba पॉजिटिव से, तो क्या बनेगा, BaSO4 बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आयनों के आदान प्रदान से 2 बार विस्थापन हो रहा है, तो ये आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा, ठीक है। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ओनली सेकंड, तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, दिस इज ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू बॉन्ड। यानी कि निम्नलिखित में से एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान नहीं होता है। हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया कब हो रही है, तो क्या क्या चीजें होती हैं जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो उनने कहा पहला जो ए है आपका, पुराने बंधनों को तोड़ना या पुराने बंध को तोड़ना और नए बंध का निर्माण, क्या ये होता है, नहीं पूछा गया है। इस पर ध्यान देना है कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही होगी तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा होगा वहां पे, ठीक है। बी है आपका, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस विद एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, पूरी तरह से अलग गुणों वाले नए पदार्थों का निर्माण। सी है आपका, एटम्स ऑफ वन एलिमेंट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट्स, यानी कि नए उत्पादों को बनाने के लिए एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं में बदलते हैं। और डी है आपका, अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक्स प्लेस टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट, यानी कि परमाणुओं की पुनर्व्यवस्था होती है और नए उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से हैंड रेस करिए, कौन आंसर करेगा। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, आपके पास 2 अभिकारक हैं और या 2 से अधिक, एक भी अभिकारक हो सकता है आपके पास, वो टूटता है या फिर जुड़ता है किसी से और नए उत्पाद बनाता है, तो उस दौरान क्या नहीं हो रहा है इनमें से, कौन आंसर करेगा, गर्ल्स बताइए। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है, रितिका। रितिका। रितिका बताइए, चारों में से कौन सा। मैम आंसर सी। आंसर सी, नए उत्पादों को बनाने के लिए तत्व के परमाणु में बनते हैं। वेरी गुड रितिका, माइक ऑफ कर लीजिए। तो हमें रितिका ने बताया कि यहाँ पर जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही होती है तो उस दौरान नए उत्पादों को बनाने के लिए एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं में बदलते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। होता क्या है, जब आप सिंपली H2 प्लस O2 कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि H2O बन रहा है, इक्वेशन को बैलेंस भी आपने कर लिया है, इसके बाद आप क्या देखते हो, यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, आपको पता है कि पुराने बंधनों को तोड़ना, कभी कभी आपका कोई एक जो कंपाउंड है, जैसे आपने फेरस सल्फेट का केस देखा था पहले वाला, उसमें आपका फेरस सल्फेट टूट रहा था, तो बंध टूटते भी हैं और नए बंधनों का निर्माण भी हो रहा है। यहाँ पर आप हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जुड़ते हुए देख रहे हो इस एग्जाम्पल में, ठीक है ना। पूरी तरह से अलग गुणों वाले नए पदार्थ का निर्माण। बी है आपका, बिल्कुल सही, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जब मैं H2 और O2 की अभिक्रिया करा रही हूँ तो मैं क्या देख रही हूँ, वाटर बन रहा है जिसकी रासायनिक गुण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग है। जो हाइड्रोजन में है, ऑक्सीजन में है, उनसे डिफरेंट आपकी प्रॉपर्टीज किसमें है, वाटर में है। सी, नए उत्पादों को बनाने के लिए एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं में बदलते हैं। ऐसा नहीं है, हाइड्रोजन के जो अपने परमाणु है वो 4 हैं,
यहाँ पर वाटर में भी हाइड्रोजन के कितने, 4 ही परमाणु हैं। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 परमाणु है, वाटर में भी ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन के परमाणु ऑक्सीजन के परमाणु में बदल रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। अगर डी की बात करें तो परमाणुओं की पुनर्व्यवस्था, तो यहाँ पर पुनर्व्यवस्था हो रही है, रीअरेंजमेंट। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु आपस में रीअरेंज होकर के वाटर बना रहे हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा तो कोई चीज नई नहीं आई उसमें, सब समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से रितिका ने हमें बताया कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। ओके, चलिए, नए उत्पाद बनाने के लिए एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में बदलते हैं, ऐसा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान नहीं होता है। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने अपने चैप्टर 1 के, जो कि आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन है, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखे, जिसमें हमने MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और बहुविकल्पीय प्रश्नों की बात की, जिसमें कि कुछ प्रश्नों के उत्तरों को जानने का हमने प्रयास किया। यहाँ पर GIC साबरी सैंड से कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे से आंसर किया, अंशिका, रितिका, नितिन और सागर ने। इसी प्रकार से और स्कूल के बच्चों को भी आंसर करना है और अपनी पढ़ाई को करते रहना है। आने वाले सेशन में हम कुछ और प्रश्नों के साथ आएंगे, और अगर आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा आपके मन में कोई, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।